हेलो, आवाज आ रही ना सबको? हम्म, सबसे पहले आप सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप सभी जज बनिए, ठीक है? और सबके अंदर वो कैपेसिटी है, आप सब डिजर्व करते हैं इसके लिए, और आपकी प्रिपरेशन भी है, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपने तैयार किया है, आपने जो पढ़ा है, जो आपने प्रिपरेशन किया है, वही सारे क्वेश्चन आएंगे। इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, और जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए, एग्जाम देने के लिए आप निकलते हैं, तो अपने पेरेंट्स का स्मरण करके, उनको याद करके, अपने जो भी जिसकी पूजा करते हो उनको नाम लेकर, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप निकलिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं। आपने सब कुछ पढ़ा है। और एग्जामिनेशन हॉल में किसी से कोई डिस्कशन मत करिएगा कि कैसी तैयारी आपकी है, कैसी हमारी है, किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। सेंटर पर पहुंचने के बाद भी आप किसी से कोई डिस्कशन नहीं। वहां अगर कुछ टाइम आपके पास है तो आप अपने नोट्स बस देखते रहिएगा। वो भी बिल्कुल एक तरह से समझिए कि इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उस तरह देखिएगा, सीरियस होके नहीं, ठीक है? आप ये मान के चलिएगा कि आप जज बनने जा रहे हैं, बस केवल एक सिग्नेचर होना है, बस, ठीक है? पूरी प्रिपरेशन आपकी है, अच्छी प्रिपरेशन है। जो आपने पढ़ा है, बार बार मैं समझा रहा हूं, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। जब आप पेपर देने बैठ जाइए, पेपर मिलता है, कॉपी मिलती है, पहले मिलता था, अब तो सीधे कंप्यूटर पे आप बैठेंगे, उसको सही तरीके से ऑपरेट करिएगा। वहां तो रहेंगे बताने वाले, बताएंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, सफिशिएंट टाइम रहता है। क्वेश्चन पढ़ने पर आप ज़्यादा जोर दिया करिए। क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, दो बार तीन बार, जब पूरी तरह समझ में आ जाए क्वेश्चन, तब आप ऑप्शन में चलिएगा। अब ऑप्शन पर टिक लगाते समय क्या आपको ध्यान में रखना है, देखिए, अगर उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल याद है, तो किसी और ऑप्शन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर आपका बिल्कुल आंसर क्लियर है तो आप उससे कोई कंप्रोमाइज करिएगा मत, बिल्कुल डाउट मत क्रिएट करिएगा, आप उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। हाँ, कभी कभी कई आंसर सही होते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट आंसर देखना पड़ता है आपको, तो आप चारों ऑप्शन उसके देखिएगा, और जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप माइंड में आ जाता है कि हाँ ये बेस्ट आंसर होगा, उस पर टिक लगाइएगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसके कोई भी ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है कि ये किस में कौन सा सही होगा, तो आप याद करिएगा कि क्लास में जब पढ़ा जा रहा था उस समय डिस्कशन कैसे हुआ था, क्या सर ने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा था,
क्या आपसे सवाल पूछा गया था, उसका आंसर दिया था आपने, क्या किसी पर उस पर डांट पड़ी थी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तुरंत इमीडिएट उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई सेक्शन नहीं याद आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं याद आ रहा है, तो आप ये देखिएगा कि ये सेक्शन किस मैटर से रिलेटेड है। उस मैटर के चैप्टर पर जाइएगा, हाँ इस चैप्टर में था ये मैटर, ठीक, तो उसके आसपास के सेक्शन याद आने लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड उसमें लगाएंगे तो इमीडिएट उसका आंसर आ जाता है कि हाँ ये आंसर है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। दूसरी चीज देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं। जैसे अगर कभी कभी आता है कि आर्टिकल 1 सेक्शन 1, तो कई एक्ट में देखते होंगे सेक्शन 1 में कहीं कहीं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये सीरीज होती है, इस ऑर्डर में रहता है। और कुछ में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट ये होता है, ठीक है। जैसे सीआरपीसी पढ़ते हैं आप, वहां मिलता है क्या, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक। लेकिन जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, वहां क्या मिलता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। इस पर ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, कहीं कहीं देखिए आप शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं तो अक्सर सभी एक्ट में शॉर्ट टाइटल के साथ ईयर भी होता है। लेकिन इंडियन पेनल कोड पढ़ते हैं आप, याद रखिएगा, इंडियन पेनल कोड में शॉर्ट टाइटल में ईयर नहीं दिया गया है। तो उसमें जब क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट टाइटल में पहला ही दे देता है ईयर के साथ, द इंडियन पेनल कोड 1860। ये नहीं है, वहां देखेंगे तो आप केवल द इंडियन पेनल कोड दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर कोई केस पूछ दिया उसने और आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ सुना गया है, तो उनमें से देखिएगा कौन से केस के बारे में आपने सुना है, तो जान लीजिएगा वही केस पूछेगा। जब कोई बिल्कुल नहीं याद आ रहा है तो जो केस आपने सुना होगा वही पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, कुछ चीजों में जैसे आप पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के नंबर पूछे जाते हैं, तो वहां ऑप्शन में ध्यान में रखना है आपको 1+33। आप टोटल 34 पर टिक मत लगा दीजिएगा, या 33+1 रहे उस पर मत लगाइएगा, 1+33, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखिए जैसे आप इंडियन पेनल कोड पढ़ा होगा आपने, कॉमन इंटेंशन पढ़ा होगा, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, तो उसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कॉमन इंटेंशन को डिफाइन नहीं किया गया है पीसी में, याद रखिएगा इसको, कॉमन इंटेंशन डिफाइन नहीं है, केवल कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट है।
कॉमन टेंशन को पहली बार डिफाइन किया था प्रिवी काउंसिल ने। कॉमन टेंशन को किस केस में डिफाइन किया गया था, आपको याद होगा, सिंधु रिवर केस। क्या नाम था उसका केस का? महबूब शाह वर्सेज एम्परर। इसी केस में पहली बार डिफाइन किया गया था, 1945 का केस था। और कॉमन टेंशन की मीनिंग जो बताई गई थी, वो कहा गया था कॉमन टेंशन मीन्स प्री प्लानिंग, प्री मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, ये प्रिवी काउंसिल डिफाइन किया है, ये आईपीसी में नहीं डिफाइन है। दूसरी चीज, अगर पूछे कॉमन टेंशन पर लीडिंग केस क्या है, 34 पर लीडिंग केस क्या है, तो बारेंद्र कुमार घोष का केस पढ़ा होगा आपने, वही केस आप बताइएगा। उसमें कॉमन टेंशन माना गया था, जबकि महबूब शाह के केस में कॉमन टेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और यह भी याद रखिएगा, अगर पूछता है कॉमन टेंशन और सिमिलर टेंशन को डिफ्रेंशिएट किया गया किस केस में, किस में डिफरेंस बताया गया, तो भी महबूब शाह का ही केस आएगा। अब देखिए, वो है प्रिवी काउंसिल का, लेकिन वो इंडियन केस ही है, याद रखिएगा, इंडियन केस है। लेकिन अगर सवाल आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस में डिफरेंस बताया था, सुप्रीम कोर्ट, तो महबूब शाह का केस सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, वो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस था पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये केस याद रखिएगा अगर केस पूछता है तो। अब दूसरी चीज देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 34 कॉमन टेंशन के लिए पर्सन के नंबर कितने होने चाहिए। तो याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। तो उसमें आएगा एक्ट मस्ट बी डन अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो कार्य किया गया, क्रिमिनल एक्ट किया गया, वो किया जाना चाहिए कितने लोगों के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दिया है बाय सेवरल पर्सन, सेवरल पर्सन, तो बेस्ट आंसर होगा सेवरल पर्सन। हिंदी में कहते हैं कई व्यक्ति। अगर ये ऑप्शन नहीं है, उसमें सेवरल पर्सन का ऑप्शन नहीं है, उसमें दिया है मोर देन वन, तो बेस्ट आंसर होगा मोर देन वन, एक से अधिक। अब उसको क्लियर करना, उसमें वो लिखा होगा एक ऑप्शन में भी वन और मोर देन वन, वन नहीं हो सकता है, मोर देन वन। अगर ये ऑप्शन नहीं है मोर देन वन, तो देखिएगा उसमें होगा टू और मोर, दो या दो से अधिक होगा, इस पर टिक लगाइएगा। ठीक। और अगर पूछता है एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए, कम से कम मेंबर होने चाहिए, तो उसमें ऑप्शन में देखिएगा लिखा रहेगा टू, दो मेंबर, तो उस पर टिक लगाइएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाते समय जैसे आपको बताया गया है, कुछ लॉ में आपको बताया गया एक्ट में कि देखिए ये चैप्टर भी कभी कभी पूछा जाता है, उस चैप्टर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन, इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो जरूर याद रखिएगा। और
आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बताया गया होगा आपको पढ़ाते समय, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर वहां आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, आर्टिकल नहीं याद आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट जब एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आसपास के जो आर्टिकल होंगे वो याद आने लगते हैं, तो समझ लीजिए बस उसी के पास ये है आर्टिकल। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अभी भी आपके पास, आपके चाहें तो अभी भी आज से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम है, बहुत समय रहता है। घबराहट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात की घबराहट नहीं। आप सिलेक्टेड हैं, ये मान के आप चला करिए कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। हम चल रहे हैं वहां पर फॉर्मेलिटी करने के लिए, ये मान के आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर किया करिए और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कांपते हुए जाएंगे तो वहां कांपते ही रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं। किस बात का डर है? आपने प्रिपरेशन बढ़िया किया है, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने तैयार किया है, ठीक है। अब सवाल आता है, देखिए जो क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा किया गया है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से 110 क्वेश्चन रहेंगे लाके, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और गलत नहीं होगा। थोड़ा सा आप केयर करके सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर जीके का आएगा, 10 नंबर इंग्लिश का, 10 नंबर कंप्यूटर का, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं जीके उनसे हम कह देंगे एक दिन, वो भी कायदे से गाइड कर देंगे आपको, कौन कौन पर फोकस कैसे करना है आपको, वो भी ध्यान रखिएगा। और लॉ में तो बिल्कुल याद रखिएगा, अब जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछा जा सकता है? आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ केस भी पूछ दें वो, टर्म ऑफ ऑफिस पूछा जा सकता है। हाँ, टर्म ऑफ ऑफिस में याद रखिएगा, अगर वो गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस पूछता है, गवर्नर का, तो जब गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ते हैं तो वहां पर दिया गया होगा ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक। और एक लाइन ये भी लिखा गया होगा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग हिज ऑफिस, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि अगर प्लेजर प्रेसिडेंट का बना रहा तभी वो 5 साल तक रह सकता है, नहीं तो कभी भी हटाया जा सकता है। दूसरी चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का टर्म ऑफ ऑफिस पूछे, इनका कोई भी पर्टिकुलर टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता है, बस इनकी एज है। सुप्रीम कोर्ट के जज की एज 65 मैक्सिमम उसके अंदर होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज का 62 ईयर्स है। अब जब इनका अपॉइंटमेंट होता है इसके बाद वो चाहे जितने दिन के लिए रहें, कोई मतलब नहीं, एज देखी जाती है, ठीक। दूसरी चीज देखिए,
प्रेसिडेंट के बारे में आप जानते हैं, प्रेसिडेंट को कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो भी वो फंक्शन उसके हैं, जो भी अपने पावर एक्सरसाइज करेगा, वो किसके एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हां, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज, जब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 352, तो वो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर करता है। कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। चाहे वो प्रोक्लेमेशन हो या अल्ट्रेशन हो, दोनों में कैबिनेट का रिकमेंडेशन चाहिए। मंत्रिमंडल हिंदी में कहते हैं, ठीक, ये याद रखना। दूसरी चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी क्लाज में, किसी भी सब क्लाज में अमेंडमेंट करने का पावर केवल पार्लियामेंट को है, याद रखिएगा। इसमें और कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, अमेंडमेंट का पावर केवल पार्लियामेंट का है। चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन बना के इधर उधर पूछे, आप उसमें बिल्कुल फंसिएगा मत। एब्सोल्यूट पावर है किसका? पार्लियामेंट का। और इस पर रिस्ट्रिक्शन केवल एक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज ये भी आपको क्लियर करना है कि जब आर्टिकल 368 सामने आ जाए तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के केवल दो प्रोसेस हैं। एक तो बाई स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा बाई स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाई स्टेट्स। इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो क्या उसे आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा? तो बताइएगा नो। सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तो वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और आईपीसी देखा आपने, सीआरपीसी में भी कुछ क्वेश्चन तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे विथड्रॉल ऑफ चार्जेस, विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील, कुछ चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा इनको, ठीक। और उसमें करना क्या है, देखिए अब आप याद मत करिए, आपने याद कर लिया है, केवल आप एक पेंसिल लेकर, आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास बेयर एक्ट है, केवल एक पेंसिल लेकर आप उस पर अपनी आंखें बस जमाए रखिए। आप पेंसिल लेकर उसको अंडरलाइन कर जाइए, बस उसको याद मत करिए, याद है सब आपको, वहां घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी देर में सब याद आ जाता है। और माइंड पर अगर प्रेशर पड़ा तो भूल जाता है सब, इसलिए आप बस उसको पढ़ जाइए, बस आराम से रिलैक्स मोड में आप एक एक एक्ट उठाइए, एक एक नोट्स अपने बस अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चले जाइए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये अपने माइंड में बिल्कुल मत लीजिएगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कोई। जितना पढ़ा है, जितना बढ़िया आपकी तैयारी है, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जिन्होंने जैसे इनका नहीं, जिन्होंने बाद में पढ़ ज्वाइन किया, जो नहीं पढ़े हैं सब्जेक्ट बिल्कुल,
कोई क्वेश्चन आ गया उसमें से, अब जो टच ही नहीं किए हैं कभी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको क्वेश्चन 2 बार आप पढ़िएगा, 2 बार पढ़ने के बाद अपना माइंड एक बार सिग्नल देता है कि ये ऑप्शन सही है, उसको कैच करिएगा, वो सही हो जाएगा। अगर उसमें कंफ्यूजन पड़े आप, तो फिर तब मुश्किल हो जाता है। पहली बार सिग्नल देता है कि हाँ ये सही होगा, इसमें वो सही हो जाता है। ठीक। और दूसरी चीज देखिए, सीपीसी 15 मार्क्स का होगा। सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी, ये चारों सब्जेक्ट 15 मार्क्स के हैं। सीपीसी में देखिए, कुछ तो सेक्शन पूछा जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। जो सेक्शन और प्रोसीजर है, प्रोसीजर में जो ऑर्डर दिए गए उनमें मेन ऑर्डर आप देखिएगा, मेन रूल, ज्यादा मत देखिएगा, उसको परेशान हो जाएंगे भी आप। अब समय नहीं है आपके पास। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़िए, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर जाइए। हाँ सर, मुझे पूछना था कि लेटेस्ट जजमेंट करने का जरूरत होगा क्या अभी, जैसे एनआई एक्ट वगैरह में? तो इसमें केस वगैरह तो नहीं पूछते हैं, इसमें केस वगैरह नहीं पूछते हैं वो। हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई याद है तो अपना देख लेना ना उसमें। हाँ, एनआई एक्ट में तो सब बिल्कुल जो भी आपने पढ़ा है ना 138 से 147 तक, वो पूरा का पूरा आप याद रखिए। सारे क्वेश्चन उसी में आते हैं। कुछ क्वेश्चन इधर पूछेंगे, जैसे चेक को कहाँ डिफाइन किया गया, प्रॉमिसरी नोट कहाँ डिफाइन है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ डिफाइन किया गया है, कुछ चीज़ें, चेक क्रॉस कौन कर सकता है, क्या चेक इश्यू होने के बाद भी क्रॉस हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन उधर से पूरा पढ़िएगा आप, सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन पूछ सकता है, केस एविडेंस एक्ट में पूछा जाता है कुछ, केस, सेक्शन, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन आता है। और फिलहाल अभी तो कई दिन है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर इस तरह क्लास एक दिन ले लूँगा सब्जेक्ट वाइज, जिस पर हर सब्जेक्ट पे मैं दौड़ा दूंगा एक बार नज़र, जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, उस पर डिस्कशन हम कर लेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी। आप बस रिलैक्स होकर बैठिएगा, आप ये मान चलिएगा जो आपने पढ़ा है वही आएगा, और वही आता भी है। अभी देखिए, जो एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, अभी उनको पेपर दिखाइए तो कहते हैं बड़ा अच्छा पेपर आया था, बहुत आसान पेपर था। और जब वही एग्जाम में बैठते हैं तब अलग पेपर दिखता है। तो पेपर वही होता है, क्वेश्चन आप वही सॉल्व करते हैं। बस वहां क्या होता है, कभी स्टूडेंट इतना घबरा जाता है कि वो सही आंसर ही उस समय क्लियर नहीं कर पाता, कौन सा एग्जैक्ट कौन सा आंसर होना चाहिए, और कंफ्यूजन में वो गलत कर जाता है। जैसे अभी हमने टेस्ट लिया था लास्ट में भी, हमने देखा कि कैसे गलतियां कर गए, जबकि ऐसा नहीं कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब उनको पता है, लेकिन गलतियां कैसे कर गए, क्यों कर गए आखिर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बात पर। ठीक है, और जब कंफ्यूजन हो तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। किसी भी क्वेश्चन पर आप परेशान होकर रुकिएगा मत, आगे बढ़ जाइएगा उसको।
फिर बाद में उसको सेट करिए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन पर रुक जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे आप। हिंदी इंग्लिश दोनों चीज, अगर इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है, तो उसके आधार पर प्री सॉल्व कर सकते हैं प्री के क्वेश्चन। अगर हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश का समझ में आ रहा है, तो उसके आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल ठीक। फिर कॉन्ट्रैक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 to 75 इधर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कुछ कम आते हैं। वहां पर जो आपको बताया गया होगा, देखिए ये सेक्शन है या ये ऑप्शन है, बेलमेंट से क्वेश्चन बनता है, एजेंसी से भी एक आध दो क्वेश्चन बन जाता है, इंडेमनिटी गारंटी से क्वेश्चन बन जाता है कुछ, तो उधर से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इधर आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको बताया गया होगा, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वाइड नहीं होता है, एग्रीमेंट एब इनिशियो वाइड होता है। क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इनफोर्सेबल हो जाएगा वो, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बाद में वाइड होता है। क्यों वाइड हो जाता है? क्योंकि उसका इन्फोर्समेंट या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या इलीगल हो जाता है। ये दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाइड क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट या तो इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया, इसीलिए वाइड होता है। ठीक। फिर कोई भी एग्रीमेंट अगर वाइड है तो एब इनिशियो वाइड होता है। एग्रीमेंट हमेशा, जो भी वाइड एग्रीमेंट होंगे वो हमेशा एब इनिशियो होंगे। दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा कि कोई भी इलीगल एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है तो वाइड होगा ही वाइड होगा, हमेशा वाइड होगा। लेकिन कोई वाइड एग्रीमेंट है, जैसे देखते हैं ना माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर का एग्रीमेंट वाइड है या इलीगल है? बताइए। हाँ, वाइड है, इलीगल नहीं होता है। वेगरिंग एग्रीमेंट पढ़ा होगा ना सेक्शन 30 में। हाँ, वाइड है, हाँ, इलीगल नहीं है। हाँ, इलीगल कहाँ है? उसे कहाँ बनाया गया है? हाँ, बॉम्बे में उसे इलीगल बनाया गया है। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमेशा। इलीगल है, वाइड है, इलीगल नॉट वाइड, वाइड नॉट इलीगल, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, कौन कौन से एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, देखिए आसान क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन टफ आता है और वो सही होता है तो मेरिट में व्यक्ति स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि टफ क्वेश्चन गलत होने से कोई व्यक्ति फेल नहीं होता है, फेल होता है जब सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या करें इसको? हाँ? ठीक है, तो आसान क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज देखिए,
इसको बोलना है, क्या करना है? हैं? क्या करें बताओ तुम। ठीक ठीक है। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को बताइएगा। अर्पित श्रीवास्तव, अर्पित जी सर। कहाँ हो? जी सर। हाँ, प्रिपरेशन कैसी है? अच्छी है? सर अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अब बिल्कुल जज जैसे दिखते भी हो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। निहारिका, अभी तो तुम अभी तुमको बाद में देना, अभी नहीं देना है। अपूर्वा, हाँ, अपूर्वा, 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 अपूर्वा अग्रवाल। यस सर। हाँ, प्रिपरेशन ठीक चल रही है? हाँ सर। ठीक है। अर्पिता, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश में नहीं रहने देंगे हम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में। बिल्कुल 100% सिलेक्शन होना इस बार। कोशिश यही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आयुषी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं सिलेक्शन में। रिया, हाँ, 100% सिलेक्शन हमको मिलना चाहिए। हाँ, ठीक बेटा। बरखा, बरखा का आवाज नहीं आ रही है? चंदा, आवाज ब्लर हो रही है। अच्छा ठीक बेटा। चंदा, चिराग, यस सर। जी सर। चिराग प्रिपरेशन कैसी है? ठीक है? यस सर, अच्छी चल रही है। ठीक है। दीपाली, हाँ बिल्कुल बढ़िया तैयारी करो, कभी भी कोई डाउट हो, हमारा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है। ठीक है, कभी भी कोई पूछो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देवयानी, सिलेक्शन मिलना चाहिए इस बार, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। मेहनत बस है जो, उसी को रिवाइज कर जाओ, वो सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। कोई डाउट नहीं होगा। दीक्षा, प्रिपरेशन तो अच्छी है, हमको तो बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन तुम्हारी है बिल्कुल। हाँ सर बस थोड़े सब्जेक्ट्स एक सब आईपीसी जैसे हुआ नहीं है तो हाँ, में थोड़ा सा उस पर मैं एक दिन मैं टाइम दे रहा हूँ उसको, जल्दी ही। ठीक है? जी सर। हाँ, सारे क्वेश्चन उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है। गरिमा अग्रवाल, गरिमा आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। गरिमा खन्ना, हाँ, सिलेक्शन तो हो ही गया है। हाँ? और क्या, जो छत्तीसगढ़ में हरा दिया सबको। हाँ? ठीक बेटा, बिल्कुल बस वही रिवाइज कर जाओ। गुरसिमरन, गुरसिमरन, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ, अच्छी प्रिपरेशन है, बस केयर करना थोड़ा सा, कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट होने पाए, बस सक्सेस हो जाओगे। हेमलता, जी सर। प्रिपरेशन कैसी है?
अगर हाँ हिंदी में कोई क्वेश्चन वहाँ समझ में ना आए तो इंग्लिश वर्जन देखना उसमें, ठीक है। हाँ क्लियर हो जाएगा बेटा सब। जया, जया जी सर। जी सर, जी सर। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। सर बस रिवीजन चल रहा है। स्टूडेंट कभी कह नहीं सकता है कि हम पूरी तरह प्रिपेयर हो गए हैं, यही तो स्टूडेंट होता है ना। इसलिए स्टडी से स्टूडेंट बनता है ना, उसकी स्टडी कभी रुक ही नहीं सकती है। वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते पढ़ते हुए चला जाता है, वहां भी देखता है अगर टाइम है तो फिर वहां भी पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन आप रिलैक्स हुआ करिए, आपकी प्रिपरेशन है। किंसु, आवाज नहीं आ रही है। कुशाग्र, कुशाग्र यस सर। कैसी प्रिपरेशन है, कहाँ पर हो? सर घर पे हूँ। नहीं पढ़ जाओ बेटा बिल्कुल, हैं? जहाँ भी डाउट हो एक दिन मैं हाँ समझा दूंगा बिल्कुल। लाला राम, जी सर। बहुत गंभीर देखते हो, बढ़िया तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओगे। जी सर। मंजू, जी सर। प्रिपरेशन ठीक है? जी सर। ठीक बेटा। नैन्सी, यस सर। प्रिपरेशन हो रही है बढ़िया, हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल हंसते हुए एग्जाम देना, हाँ, परेशान हो के नहीं। हाँ निकेत, यस सर। कहीं भी कोई डाउट हो बिल्कुल पूछना बेहिचक, हाँ लेकिन क्लियर करना बिल्कुल। हो जाएगा, मेहनत करो, हो जाएगा बेटा। जी सर। हाँ निर्विकल्प, यस सर। हाँ प्रिपरेशन हो गई। चल रही है सर। ठीक है, जहाँ भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो मैं लूँगा अलग से क्लास तुम लोगों की, ठीक है। पलक, यस सर। बिल्कुल तैयार हो, हैं? यस सर। बिल्कुल बेटा हो जाएगा। पारुल, जी सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में, जी सर। बिल्कुल होगा बेटा। पीयूष, जी सर। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक बेटा हो जाएगा, मेहनत करते रहो बस। प्रतीति, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक बेटा, सेलेक्ट हो जाओगे तुम लोग बिल्कुल। प्रीति, प्रीति, हाँ प्रिपरेशन हो गई? जी सर। चल रही है। चल रही है, जल्दी से कंप्लीट करो बेटा उसको, ठीक है। कहीं कोई डाउट रहा करे तुम लोग नोट किए रहा करो, हैं? एक दिन मैं और लूँगा क्लास, तुम लोग समझाऊंगा बिल्कुल। हाँ राशि, राशि यस सर। क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट सब? हाँ सर, जितना आपसे पढ़े सर उसको देखे तो कोई हाँ ठीक बेटा, जो भी डाउट होगा मैं अलग से क्लास में पूरा कर दूंगा उसको, ठीक है। हाँ रत्नप्रिया, सीट एक रिजर्व, हाँ बिहार को हराया तो यहाँ क्या है, एमपी क्या है, हाँ? बिल्कुल हो जाएगा बेटा। जीत जाएगी बस। अरे नहीं जीतोगे हर जगह, एक बार जब शुरू हो जाता है ना तो कंटिन्यू रहता है, हर जगह सिलेक्शन होगा। हाँ समिधा, प्रिपरेशन बिल्कुल ओके है, हाँ? सेलेक्टेड कैंडिडेट हो बेटा,
मेहनत कर, बिल्कुल बस रिवाइज कर जाओ, कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर तुम्हारा। समीक्षा, यस सर। हाँ, प्रिपरेशन कैसी है? सर चल रही है। चल रही है ना, जल्दी से खत्म करो, प्रिपरेशन कंप्लीट करो, और क्या। हाँ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो उस दिन मैंने फ़ोन किया, तुमने कहा सर क्यों, किस बात को लेकर, घबराहट तो होनी ही नहीं चाहिए। हमने कह दिया था ना, जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। अगर तुमने किसी एक्ट में केवल 10 सेक्शन पढ़ा है तो उन्हीं 10 से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। वही रिवाइज कर जाओ। यस सर। ठीक बेटा। जी। संयोगिता, संयोगिता, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। शिखा, जी सर। कैसी प्रिपरेशन है बेटा? सर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होता क्यों? सर। अभी टाइफाइड हो गया तो अभी चल ही रहा है। अरे टाइफाइड हो उसमें भी पढ़ा जाता है, हैं? हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, देखो कहा जाता है इनको कोई मैगजीन दे दीजिए पढ़ते रहें। और लाख लाख की किताब पढ़ोगे, लाख किताब पढ़ोगे, टाइफाइड भाग जाएगा बिल्कुल। हाँ, सर प्रिपरेशन लेकिन जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं। नहीं हो जाएगा बिल्कुल। लगता है स्टूडेंट को, लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कम है, हर स्टूडेंट को ये लगता है। प्रिपरेशन अच्छी है, घबराना बस बिल्कुल मत। प्रिपरेशन अच्छी है, हर स्टूडेंट को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन, जब वो समझ ले कि हमारी प्रिपरेशन हो गई तो पढ़ेगा क्यों आखिर, इसलिए सबको लगता है। ठीक है। शिवम, शिवम, जी सर। प्रिपरेशन ठीक है? जी सर। बिल्कुल बेटा, मेहनत करो कायदे से, बाकी चीजें मत सोचो कुछ भी। शिवानी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेल प्रिपेयर्ड हो? सर ट्राइंग टू बी दैट। हाँ, टू बी बेस्ट है। हाँ बिल्कुल बेटा, हो जाएगा। श्रद्धा, श्रद्धा, आवाज नहीं आ रही है। श्रेया, जी सर। हाँ, बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल बेटा, हो जाएगा। जहां भी डाउट हो मैं क्लास लूंगा कोई एक और। हाँ हाँ सर। आईपीसी का यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं पेपर आउट कर दूंगा, बड़ा मत, ठीक है? जो भी क्वेश्चन बता दूंगा वही आएगा। शुभम, यस सर। हाँ, वेल प्रिपेयर्ड हो बेटा? हाँ जी सर। बिल्कुल, जहां भी डाउट हो पूछना। शुभम, शुभम मिश्रा, जी सर। हाँ, बढ़िया तैयारी तुम्हारी, कंफ्यूजन मत पड़ो, सिलेक्ट हो जाओगे बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। हाँ, हम जो टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं उससे आसान ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल घबराया मत करो। हमारा पैटर्न थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, हाँ, इसलिए घबराया मत करो बिल्कुल। हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे इस बार तुम। सुकृति, प्रिपरेशन हो गई? तुम्हारे भी कुछ डाउट्स हैं ना, क्लियर करना हमको एक दिन। हाँ हाँ, ठीक बेटा, सिलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल घबराओ मत। जितने समय तुमने मेहनत किया उतने में ही तुम हो जाओगे। हाँ। उद्धव, जी सर। प्रिपरेशन है तुम्हारी, ये मत सोचना कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या है, कुछ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग टॉप कर जाते हैं,
हाँ, इसलिए कोई भी देखो ग्राउंड में कोई भी प्लेयर ये नहीं सोच नहीं सकता कि मैं पहली बार अभी ज्वाइन किया हूँ, पहली बार मैं खेल रहा हूँ। कुछ नहीं, गोल करना सीखो बस। उमी, जी सर। इस बार तो सिलेक्ट हो ही जाना है। जी सर। हाँ, बस घबराहट मत पड़ना बेटा, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अच्छा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकलेगा। पूरा टाइम भी मिल गया था तुम लोगों को। ये लास्ट सितंबर में एग्जाम होने वाला था, सोचो। यस सर। हाँ, इतना टाइम मिला तुम लोगों को। वर्तिका, वर्तिका, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। कंप्लीट हो गई प्रिपरेशन? सर तो प्लीज सर ऑब्जेक्टिव्स में जो डाउट है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। विकास, विकास, जी सर। चेहरा तुम्हारा देख लग रहा है बहुत मेहनत किए हो तुम। एग्जाम निकलेगा तब पता लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो जानता है, ये स्टूडेंट भी जानता है मेरा क्या होगा। ये तो स्टूडेंट बहानेबाजी करता है ना, भगवान जाने। स्टूडेंट जानता है, एग्जाम दे के आता है, जानता है अंदर अंदर सब कुछ जानता रहता है क्या होने वाला है। हाँ, इसलिए घबराना मत बिल्कुल, जो पढ़े वही आएगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा सर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो उसको नोट करो, उसको नोट कर लो। मैं एक दिन और क्लास लूँगा, सब्जेक्ट वाइज ले लूँगा, ठीक है। जी सर। हाँ, 2-3 घंटे क्लास ले लूँगा लगातार, सब्जेक्ट वाइज कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है तो मैं क्लियर करा दूँगा सबको, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने बताया, देखिए आज से ही आप मान लीजिए कि अगर आज से भी आप पढ़ेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, इतना जान लीजिए। टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इंपॉर्टेंस किसका होता है, आप कितना कंसंट्रेट होकर स्टडी करते हैं। किसी के पास 2 साल का टाइम होता है वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाता, किसी के पास 1 महीने का टाइम होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रिपरेशन जो होता है, एक बार अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक। वो लंबा समय लेता है एक बार, इसके बाद एक बार जब प्रिपरेशन हो गई तब तो कुछ समय भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जो टाइम जिसको मिला, अब उसके बारे में मत सोचिए हमारे पास टाइम कम था। जितना आपके पास टाइम है, आप उसी टाइम को एक अपना टारगेट बना लीजिए कि हम इसी समय में हम निकाल के दिखाएं, क्वालिफाई करके दिखाएंगे। जहां 2 घंटे पढ़ते आप वहां 12 घंटे पढ़िए ना, 24 घंटे आपके पास रहते हैं। 24 घंटे में आप टाइम दे दीजिए ना ज़्यादा ज़्यादा। दिन पढ़ रहे हैं दिन पढ़िए, रात पढ़ रहे हैं रात पढ़िए। एक बार पढ़ जाइए, 4-5 दिन नहीं सोएंगे तो क्या नुकसान करेगा। हाँ, एग्जाम से पहले एक दिन सो लीजिएगा आराम से, रिलैक्स होके, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि नींद नहीं आ रही फिर भी आंख बंद करके लेटे, ऐसा नहीं। तब पढ़ते रहिएगा चुपचाप। हाँ, और जाके एग्जामिनेशन हॉल बैठिएगा। बस ये किसकी बात याद रखिएगा जरूर, ईश्वर का नाम लेकर, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर बिल्कुल जाइएगा। हम आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, आप चिंता मत करिएगा। मैं वहाँ पर रहूँगा एग्जामिनेशन हॉल में। थोड़ा भी डाउट रहेगा तो मैं आपको हिंट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। शरीर से नहीं, लेकिन मेरा दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा आपके साथ, और आप सेलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ठीक। आप सभी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सब आप जज हैं, इतना जान लीजिए। हाँ ठीक बेटा, मैं एक दिन और क्लास ले लूँगा। तुम लोग जब भी एक टाइम बता दोगे तो उस दिन मैं एक टाइम ले लूँगा, हर सब्जेक्ट पर मैं बीच बीच में डिस्कस कर लूँगा। जो भी टिपिकल होगा उस पर मैं एक नज़र उस पर कर दूँगा, ठीक है। ठीक बेटा, ओके, ठीक। फिर एक बार ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, ओके बेटा।
ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। ऐसे हंसते मुस्कुराते तुम लोग जज बन के दिखाओ, ठीक है? मैं चलूंगा ज्वाइन कराने तुम लोगों को। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। वो इलीगल हो,